तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना CUET में जो आपका इकोनॉमिक्स डोमेन सब्जेक्ट है। उस इकोनॉमिक्स डोमेन का वो पार्ट जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो क्लास 12 के CUT के एग्जाम में अपियर होंगे, उन सब ने क्लास 12 के कॉन्सेप्ट्स तो पढ़े ही हैं, लेकिन क्लास 11 का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने 2 साल पहले पढ़ा था। अब वो कितना उनको याद है, उसको रिवाइज करना है, इसीलिए हम ये एक कंटेंट बना रहे हैं जिसके अंदर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स एक सिंगल वीडियो, एक सिंगल लेक्चर के अंदर पूरी रिवाइज हो जाएगी। और बेटा याद रखना, CUT के अंदर सारे क्वेश्चन जो हैं वो MCQ बेस्ड हैं, 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आने नहीं है। तो आपने अपने बस कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करने हैं और टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलना है। कोई आपको 40, 50, 60 वर्ड्स के अंदर अपना आंसर प्रेजेंट नहीं। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन। तो क्लास 11th के कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो CUT के डोमेन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आएंगे? तो एक तो पार्ट है जी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। एक आप पढ़ेंगे चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इसके अंदर दो अप्रोचेस पढ़ते थे आप, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, तो आपको यहाँ पे सिर्फ कार्डिनल पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपको पूरा पढ़ना है। और इसमें जो कुछ पार्ट था, वो जो डिलीटेड पार्ट था, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत आराम से हम समझेंगे वीडियो को, ठीक है जी, और सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत आराम से समझेंगे। और आप चाहो तो हैंड टू हैंड अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है CUT के पेपर को क्रैक करने के लिए, ठीक है जी, क्योंकि सारी चीजें आपको याद तो रहने वाली है नहीं। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना, जिसको आप मेन पॉइंटर्स कहते हो वो। तो मैं इंट्रोडक्शन पे चलता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो भाई यहीं से स्टार्ट होता है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अगर सिंपल सा सबसे छोटा क्वेश्चन की बात करें तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, हमने पढ़ा था, नाम याद आ जाएगा आपको अभी, एडम स्मिथ। ठीक है जी। तो एडम स्मिथ, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, 1776 में भाईजान ने एक बुक पब्लिश करी थी, एन एनक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ। ये बुक 1776 में पब्लिश करी और उस बुक के अंदर ये इनकी फर्स्ट बुक थी एडम स्मिथ की, जो उन्होंने पब्लिश करी थी। तो यहाँ पर भी ये छोटा सा डेटा है, आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं। इकोनॉमिक्स टर्म ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ये एक ग्रीक वर्ड से डराइव हुई है, जिसका मीनिंग होता है ओइकोनोमिया। नाम याद रखेंगे जी, ओइकोनोमिया, ये एक ग्रीक वर्ड है जहां से इकोनॉमिक्स टर्म डेराइव हुई है। ओइको मीन्स हाउस होल्ड, नोमिया मीन्स मैनेजमेंट। तो इन दोनों ग्रीक वर्ड का मीनिंग हाउस होल्ड, मैनेजमेंट है। तो इकोनॉमिक्स मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, ठीक है जी। अगर समझाने के लिए, तो आपको हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब हाउस होल्ड एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं उन सबको मैनेज करना। लेकिन अगर मैं आपको इसके डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलूं, तो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशन है। खुद एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी, अल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन दी, सैमुअलसन ने डेफिनेशन दी। तो मैं आपको बताता चलता हूं, ठीक है जी। एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी है, उसको हम वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि उनकी डेफिनेशन जो थी इकोनॉमिक्स की, वो वेल्थ से रिलेटेड थी, ठीक है जी।
अब इकोनॉमिक्स की अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो क्या पढ़ेंगे हम? तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी of how to use scarce resources in distribution of goods। ठीक है जी। तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जिसके अंदर हम क्या लर्न करते हैं, क्या सीखते हैं, हाउ टू यूज स्केयर रिसोर्सेज। जो हमारी सोसाइटी के स्केयर रिसोर्सेज हैं, उन स्केयर रिसोर्सेज को कैसे यूज करें इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, इन द चॉइस ऑफ गुड्स। ठीक है जी। तो उन रिसोर्सेज को जो कि स्केयर है, उनको कैसे यूज करें चॉइस ऑफ गुड में, कैसे हम गुड्स का सिलेक्शन करेंगे, कैसे उन रिसोर्सेज को यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के प्रोडक्शन। तो और भी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, बेसिक डेफिनेशन पढ़नी है। उसके बाद बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स? तो भाई एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक ब्रांच हो गई आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप अब रेगुलर एडमिशन जब हो जाएगा आपका, तो आप वहां पे जाके इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आप इकोनॉमिक ऑनर्स करते हो तो यू विल गेट अनदर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है जी। तो ये है आपकी तीन ब्रांचेस, लेकिन आपने अपने सिलेबस में दो याद रखना है। मैंने आपको नाम बता दिया, माइक्रो एंड मैक्रो। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनोमेट्रिक्स अभी हम बाद में देखेंगे जब आप रेगुलर एडमिशन चले जाओगे। ठीक है जी। माइक्रो एंड मैक्रो ये भी दोनों हमारे ग्रीक वर्ड आए हैं, ग्रीक लैंग्वेज से, जिसमें माइक्रो का मीनिंग सिंपली स्मॉल और मैक्रो मीन्स बिग एंड लार्ज होता है। ठीक है ना, इतना बिल्कुल आसान है। तो माइक्रो के अंदर हम क्या करेंगे? माइक्रो के अंदर वी स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट होल इकोनॉमी लेवल। जी, जिसको आप एग्रीगेट बोलते हो, एग्रीगेट सम ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है जी। तो एक सिंगल की प्रॉब्लम जो है वो स्टडी की जाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और एग्रीगेट लेवल की जो प्रॉब्लम है वो स्टडी की जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपने जितने चैप्टर्स पढ़े माइक्रो में, सभी इसके एग्जाम्पल है। इंडिविजुअल डिमांड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, एक्सेट्रा। मैक्रो की एग्जाम्पल करें तो एनआई, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट बजट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर हमारा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यानी ये दो टाइप की इकोनॉमिक्स और है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और यहाँ पर आप इसको स्टेटमेंट्स भी कह सकते हो, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। भाई ये क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, हम उस इकोनॉमिक्स को बोलते हैं, याद रखना, विच इज बेस्ड ऑन डेटा। इट इज बेस्ड ऑन actual data, fact and numbers। यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो एक्चुअल डेटा, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है जी? इट इज बेस्ड ऑन ओपिनियन। इट इज बेस्ड ऑन ओपिनियन। और क्या बता सकते हैं जी पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में? ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती हैं, इसको हम कहते हैं व्हाट इज। यानी वो स्टेटमेंट जो इकोनॉमिक इश्यूज
के बारे में बताते हैं कि इकोनॉमिक इशू क्या है या क्या था, व्हाट इज या वाज, ठीक है जी, या व्हाट विल बी। और ये जो होता है नॉर्मेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट ought टू बी और शुड टू बी, यानी क्या होना चाहिए। ये इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो नॉर्मेटिव पार्ट और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। और जो इकोनॉमिक्स की जो इश्यूज हैं, जो ये बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है या क्या हुआ था, ये सब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। तो कोई वैसी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा आपको स्टेटमेंट गिवन होगा और स्टेटमेंट पढ़कर आपको बताना पड़ेगा ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नॉर्मेटिव। तो बहुत आराम से आप पहचान लोगे। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर अलग अलग ही आपको स्टेटमेंट पढ़ के नजर आएगा कि उसके अंदर ओपिनियन और सजेशंस दिए जा रहे हैं, ठीक है जी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करता है। क्या शो करता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और नॉर्मेटिव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है सर? भाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है, बिल्कुल सीधा सा एग्जांपल ले लो आप। मैंने आपसे कहा भाई पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहा है, उसके कारण लोगों ने पेट्रोल की डिमांड को पहले से थोड़ा कम करना शुरू कर दिया, या लोग उसकी वजह से अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे मूव कर रहे हैं, तो लोगों ने पेट्रोल की डिमांड पहले से क्या कर दी, कम। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन कहलाता है, ठीक है जी। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। तो ये स्टेटमेंट demand of petrol fall due to rise in price of petrol या demand of petrol fall due to increase in the production of electric vehicles, ये सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो फैक्ट या डेटा पर बेस्ड हैं या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं। तो सर नॉर्मेटिव का एग्जांपल क्या होगा? नॉर्मेटिव का एग्जांपल आप ये लिख सकते हो, क्या गवर्नमेंट शुड प्रमोट ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल टू रिड्यूस पोल्यूशन। अब आप स्टेटमेंट पढ़ लो, स्टेटमेंट पढ़ के आराम से समझ जाओ आप। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रमोट करे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जिससे पोल्यूशन की प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाए। तो यहाँ पे ये शुड आ गया, एक सजेशन, एक ओपिनियन आ गया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपके लिए? नॉर्मेटिव, ठीक है जी। तो पॉजिटिव नॉर्मेटिव के बाद मैं आपको लेके आगे चलता हूँ। सिंपल सी एक टर्म है, व्हाट इज स्केयरसिटी। तो स्केयर मीन्स होता है किसी चीज की कमी। तो यहाँ पर कमी किसकी है? यहाँ पे कमी है रिसोर्सेस की। तो स्केयरसिटी मीन्स लैक ऑफ रिसोर्सेस इन कंपैरिजन टू आवर वांट्स और डिजायर्स। तो हमारी वांट्स और हमारी डिजायर्स के कंपैरिजन में जब हमारे रिसोर्सेस कम रह जाते हैं, दिस प्रॉब्लम इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी, ठीक है जी। हाँ जी, ये याद रखो कि स्केयरसिटी मम्मी है, मदर है किसकी? ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये स्टेटमेंट कहने में कोई बुराई नहीं है। इफ देयर इज नो स्केयरसिटी देयर विल बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन द कंट्री। अगर स्केयरसिटी नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर रिसोर्सेस कम ही नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम क्या होगी? हाँ, जो लोग जॉब्स चाहते हैं उन सबको जॉब मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की? नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जो एप्लीकेंट्स हैं वो है 2 लाख, और आपके पास जो वेकेंट पोस्ट हैं वो है 2000। अब बताओ कितनों को जॉब्स दे दोगे आप? 2000 को ही तो दो पाओगे ना, ज्यादा से ज्यादा भी दोगे तो बचे हुए जितने भी लोग हैं वो आपके लिए क्या कहलाएंगे? अनएम्प्लॉयड। प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, रिसोर्सेस कम रह गए आपके पास, ठीक है जी। तो स्कार्सिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है। छोटी सी चीज याद रखना, जो चीज जितनी हाईली स्केयर होगी उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। हाईली स्केयर मींस हाई प्राइसेस, और लेस स्केयर मींस लेस प्राइसेस। ये बस एक छोटा सा स्टेटमेंट है, याद रखना। इसको हम वाटर डायमंड पैराडॉक्स कहते हैं, जिसके अंदर स्कार्सिटी की बेसिस पर किसी भी चीज के प्राइसेस को पता लगाया जाता है या किसी चीज की वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है। तो वहां पर यह सिखाया गया कि देखो जो जितनी चीज स्केयर होगी उसके प्राइस इतने हाई होंगे, और जो चीज जितनी लेस स्केयर होगी उसके प्राइसेस उतने ही कम होंगे। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। डायमंड की स्कार्सिटी बहुत ज्यादा है,
या आपने देखा है कहीं डायमंड गली गली में पड़े हुए हो? नहीं ना। डायमंड बहुत ज्यादा स्केयर है, बहुत रेयर है, कम मिलते हैं, तो इनकी स्कारसिटी ज्यादा है, इसलिए कीमत भी बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, और लेस स्केयर मीन्स लेस प्राइस। तो भाई अपने आसपास वाटर देख लो, कितना वेस्ट करते हो आप, मतलब हम सब कितना वेस्ट करते हैं वाटर। तो कितनी वैल्यू है इसकी? कुछ भी वैल्यू नहीं है। बहुत कम प्राइसेस पे, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पर आपको वो पानी मिल जाता है। तो ऐसे आप ध्यान रखना, स्कार्सिटी की बेसिस पर वैल्यूज डिटरमाइन होती हैं। स्कार्सिटी की प्रॉब्लम से यार एक और प्रॉब्लम आई, उसको हमने बोला प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये क्या सीन है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भाई बहुत सारी है, आपकी डिजायर्स बहुत सारी हैं, खत्म होने को नाम ही नहीं ले रही है। बाइक लेनी है 12th का रिजल्ट के बाद, कुछ बच्चे प्लान कर रहे हैं कार लेनी है, पार्टी करेंगे, एक टूर पे जाएँगे, ठीक है जी? फिर कॉलेज में जाने के लिए मुझे बहुत सारी ड्रेसेस बाय करनी पड़ेंगी, शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके डिज़ायर्स के अंदर है। कॉलेज जाने से पहले आप ये सब डिज़ायर्स लेके बैठे हो। अब आते हैं रिसोर्सेज़ की तरफ, जिसको कहते हैं भाई साहब उतने ही पैर पसारो जितनी चादर है। आपने तो चादर से बहुत ज़्यादा ही पैर बाहर निकाल दिए। इन सारी नीड्स को पूरा करने के लिए, डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज़, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ, तो मान के चल लो आपके पास 50 के हैं। 50,000 रुपए आपको घर से मिलते हैं। वाह बेटा! आपने सीयूटी क्रैक कर लिया, रेगुलर जाओगे? बहुत बढ़िया। लो 50,000 रुपए लो और जाके शॉपिंग कर लो। अब आप खुद सोच लो आप इसमें क्या-क्या प्लान कर सकते हो। बाइक और कार इम्पॉसिबल है जी, किराए पर कैब में ही जाना पड़ेगा आपको। हाँ, शॉपिंग हो सकती है, मैं थोड़ा बहुत इसमें कर लूँगा। हाँ, ट्रिप और टूर का भी बहुत मुश्किल है। पार्टी, हाँ, एक छोटी-सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ हो सकती है, कुछ मिलकर गेट टुगेदर हो सकता है। तो अब ये जब आपके रिसोर्सेज़ कम रह गए, किसके कंपैरिज़न में? डिज़ायर्स के कंपैरिज़न में, तो भैया आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना पड़ गया अपने डिज़ायर्स में से। दिस प्रॉब्लम इज़ नोन एज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज़। इसी को हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। उसके बाद एक छोटी-सी टर्म है, याद रखना बेटा, अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। बिल्कुल सिंपल सी आपने पढ़ी होगी। अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट मीन्स द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो आपके लिए जो भी एक बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, जो भी किसी भी केस में, कोई भी अगर आप एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करते हो, तो उसको चूज़ करने में जो आपने सैक्रिफाइस किया है ना, जो छोड़ा है, वो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट होती है, ध्यान रखना। तो इफ यू हैव 3 ऑप्शंस, 3 आपको जॉब ऑप्शंस मिलते हैं, 20 के, 25 के, 30 के। ये आपको ऑप्शन मिलते हैं। ऑब्वियसली 30 के की तरफ जाऊँगा जो हायर सैलरी दे रहा है मुझे, तो आई ऑप्ट ऑप्शन सी, ठीक है जी। तो ऑप्शन सी के लिए आपने कौन-सा ऑप्शन सैक्रिफाइस किया है जो इसके क्लोज़ है, वो है ऑप्शन बी। तो बेटा अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट सी नहीं है, अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट बी यानी 25 के है, ठीक है? याद रखना छोटी-सी बात है, अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, तो उसके बाद आपने पढ़नी है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है जी? कोई भी टॉपिक याद रखना सीयूटी के लिए आपके लिए बड़ा-छोटा नहीं है, सारे टॉपिक अब सिमिलर बेस पर है, कहीं से भी 1 मार्क का क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम बेटा याद रखना, सेंट्रल प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज़। ये सेंट्रल प्रॉब्लम होती क्या है? ये मत समझना ये सेंट्रल प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम है। सेंट्रल प्रॉब्लम इज़ फेसिंग बाय ऑल। All means develop, all, all means developed, underdeveloped, डेवलपिंग, सबको फेस करनी पड़ती है। कभी तुम प्रॉब्लम का नाम सुनो और समझो ये सिर्फ भारत की समस्या है और सारी समस्या भारत में ही जन्म लेती है, ऐसा नहीं है। सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो सारी इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बेसिकली ये प्रॉब्लम कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन से रिलेटेड होती है। किससे? इम्पोर्टेंट डिसीजन। हर इकोनॉमी को ये डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसमें आपको ये 3 इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं। आपने याद होंगे, मुझे याद आ जाएगा आपको भी, देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस,
और भैया थर्ड फॉर whom to produce. yes, याद आ गया होगा, what, how और whom, ये तीन प्रॉब्लम्स रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी सेंटर प्रॉब्लम्स के अंडर में आती हैं। इन तीनों प्रॉब्लम्स को हम सेंटर प्रॉब्लम कहते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। एक्सप्लेन करने को तो बोलेगा नहीं ना भाई, तो व्हाट टू प्रोड्यूस सिर्फ समझ लो होता क्या है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है चॉइस ऑफ गुड, क्या प्रोड्यूस करूं, तो आपको यहाँ पर गुड्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। सर सिलेक्शन की जरूरत क्या है, बेटा बता तो दिया अभी शुरू में, अभी बताया कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। तो बेटा जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, तो रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो प्रोडक्शन भी लिमिटेड होगी। तो अब कंट्री को डिसाइड करना है कि उसको कौन सी गुड कितनी प्रोड्यूस करनी। तो मेरे पास क्या चॉइस है कि मैं कंज्यूमर गुड बनाऊं, दूध, ब्रेड, बटर, क्लोथ्स, या फिर मैं कैपिटल गुड्स बनाऊं या मशीन्स बनाऊं। तो अब इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा, वो खुद डिसाइड कर लेगी। हाउ टू प्रोड्यूस पे चलेंगे तो सर हमें क्या प्रॉब्लम करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी चॉइस ऑफ टेक्निक। मैं सामान बनाऊं कैसे, तो आपके पास दो टेक्निक है, आपने पढ़ा होगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है जी, तो यहाँ पे एडिशन लेना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस में सर क्या होगा, फॉर होम टू प्रोड्यूस में होगा बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड गुड्स। तो आप अपने इनकम को और गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है कि बेटा कितनी प्रोडक्शन आप अपने रिच सेक्शन के लिए करोगे जो अमीर है, और कितनी गुड्स आप उनके लिए प्रोड्यूस करोगे जो आपके पुअर सेक्शन में रहते हैं। तो यहाँ पर आकर ये तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन हो गए, और इन्हीं इंपॉर्टेंट डिसीजन की बेसिस पे आपकी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बन गई। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी याद होगा आपको, कितने टाइप की इकोनॉमी होती है। सोशलिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट। क्या होता है सर इसमें, बेटा इसमें ये होता है कि जितनी भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सेंट्रल प्रॉब्लम के डिसीजन टेकन बाय सरकार, देश की सरकार सारे डिसीजंस लेती है। बहुत बढ़िया। दूसरी कौन सी होती है, दूसरी इकोनॉमी का नाम है भाई कैपिटलिस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी। सर इसमें क्या होता है, इसमें ऑल डिसीजंस रिलेटेड टू सेंट्रल प्रॉब्लम इज टेकन बाय मार्केट फोर्सेस। सर मार्केट फोर्सेस, यस, डिमांड एंड सप्लाई, याद होगा आपको, डिमांड एंड सप्लाई, जिनको हम मार्केट की शक्ति यानी पावर्स कहते हैं। तीसरी इकोनॉमी सर कौन सी है, बेटा दोनों का मिक्सचर है, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड। और मिक्स का मतलब हो गया डिसीजन टेकन बाय बोथ, दोनों डिसीजंस लेंगे। तो मेरा भारत महान एक मिक्स्ड इकोनॉमी में है, पाकिस्तान मिक्स इकोनॉमी है, बांग्लादेश मिक्स इकोनॉमी है। ठीक है जी। अच्छा जी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के अंदर आप चाइना का एग्जांपल ले सकते हो, कैपिटलिस्ट के एग्जांपल के अंदर आप यूएसए ले सकते हो, यूके ले सकते हो। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसको फॉलो करती है। ठीक है जी। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का जो मोटिव रहता है, यानी जो डिसीजंस लेते हैं ये लोग, यानी ये इकोनॉमी डिसीजन लेती है, याद रखना ये वेलफेयर मोटिव के लिए डिसीजंस लेती हैं। यानी इनका मोटिव जो होगा वो होगा डिसीजन लेते हुए कि हमारी कंट्री में सोशल वेलफेयर प्रमोट हो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लालची होती है, और लालची होती है तो भाई सोच लो किसके लिए काम करेंगी, प्रॉफिट के लिए। तो इनके सारे डिसीजंस प्रॉफिट से रिलेटेड होते हैं। मिक्स इकोनॉमी दोनों से रिलेटेड होती है। इसके अंदर जो डिसीजन सरकार लेगी वो वेलफेयर को देखेगी, और इसके अंदर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स डिसीजन लेंगे वो सब प्रॉफिट देखेंगे। तो यहाँ पर आकर आपका चैप्टर 1 हुआ समाप्त। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चैप्टर नंबर 2 पर। आई होप सो कि आपको ये पूरा चैप्टर आराम से समझ आ गया होगा, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर का पार्ट अब हमारा बहुत छोटा हो चुका है, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्डिनल अप्रोच आएगी। तो भैया यहाँ से स्टार्ट हुआ था चैप्टर कि भैया ये यूटिलिटी क्या होती है। तो याद रखो, यूटिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है जब भी आप कोई गुड और सर्विस कंज्यूम करते हो, और उस कंजम्पशन से जो आपको पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन रिसीव होती है, जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उस सेटिस्फैक्शन पावर को हम
यूटिलिटी कहते हैं इकोनॉमिक टर्म में। यहीं पर यूटिलिटी को लेकर दो अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग अप्रोचेस दी। एक अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच, एक अप्रोच है ऑर्डिनल अप्रोच। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कार्डिनल ऑर्डिनल का व्यू क्या था। कार्डिनल कहते थे कि जो टर्म है यूटिलिटी, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। हाँ, ये कहते थे कि आप यूटिलिटी को नंबर्स में एस्टिमेट कर सकते हो। ऑर्डिनल वाले भाई साहब क्या कहते हैं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि आप यूटिलिटी को नंबर्स में एस्टिमेट करो। तो फिर क्या करो? तो इन्होंने कहा हमारे अकॉर्डिंग यूटिलिटी को लेकर कंपैरिजन या रैंकिंग की जा सकती है। लेकिन ये बताना कि इससे हमें इतने यूटिल्स मिले ये मुश्किल है। कार्डिनल ने यूटिलिटी की जो यूनिट डिसाइड करी उसको नाम दिया इन्होंने यूटिल्स। ठीक है जी? तो ये मान के चलते हैं कार्डिनल वाले क्या कि यूटिल्स यानी यूटिलिटी को आप नंबर्स में एस्टिमेट कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देके बताऊँ तो मैंने आपसे बोला 1 कप ऑफ कॉफी गिव्स यू 20 यूटिल्स। इस तरह से मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर आप एक कॉफी का कप कंज्यूम करते हो तो आपको 20 यूटिल मिलेंगे। तो ये कार्डिनल अप्रोच जो थी याद रखना बेटा अजम्पशन बेस्ड है, ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। ऑर्डिनल अप्रोच रियलिस्टिक है। ठीक है जी? अब ये 20 यूटिल कैसे डिसाइड हुआ? ये अजम्पशन पर बेस्ड है। जैसे मैं अजम्पशन आपको लेके बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मैंने अजम्पशन ली कि अगर मैं ₹1 खर्च करूँगा तो मुझे 2 यूटिल्स मिलेंगे। ठीक है जी? तो ये ₹10 की एक कॉफ़ी थी जो मैंने बाय करी और ₹10 कॉफ़ी पे स्पेंड करके आई विल गेट 20 यूटिल्स। यहाँ से आपने इस तरह से अज़म्पशन करके निकाला। ये भी याद रख लेना कार्डिनल अप्रोच किसने दी? तो एल्फ्रेड मार्शल हैं जिन्होंने कार्डिनल अप्रोच दी और ऑर्डिनल अप्रोच दी थी हिक्स एंड एलन ने। हिक्स एंड एलन। ठीक है जी? तो ये सारी बेसिक बातें याद रखनी है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेके चलता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है टीयू एंड एमयू। कार्डिनल में पढ़ रहे हैं हम टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है फिर दोबारा से। टीयू एस्टिमेट कैसे करना है? आप याद रखो एमयू को सम अप करके और एमयू कैसे एस्टिमेट करना है? टीयू को माइनस करके। TUN माइनस TUN माइनस 1 और डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q ये फॉर्मूलाज याद रख लीजिए। 1 मार्क का न्यूमेरिकल आ जाए जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सपोज क्वांटिटी है 3, 2 एंड 3 और आपकी टोटल यूटिलिटी है 20 यूटिल्स एंड 28 यूटिल्स। उसने आपसे कहा भाई साहब MU बताओ। तो MU पहला डैश छोड़ दो और याद रखो 28 नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर दो। कितना आ गया भाई साहब? 8 आंसर आ गया आपका। तो MU के लिए TU को माइनस करना था। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अज्यूम करके चलिए 5 है और यहाँ पर 10 है क्वांटिटी और अब टोटल यूटिलिटी आप गिवन है आपको 200 और उसके बाद यहाँ पर गिवन है आपको 450। अब वो आपसे बोल रहा है MU बताओ। अब अगर आपने वही गलती करी 450 में से 200 माइनस करके यहाँ पर 250 लिख दिया, पक्की बात है ऑप्शन में ये ऑप्शन लिखा हुआ होगा और आप जल्दी से इसको माइनस करके इस ऑप्शन पे टिक करेंगे। यहाँ आपने टिक करा और वहां ये आंसर क्रॉस हुआ और आपके नंबर नेगेटिव हो जाएंगे। अब थोड़ी होशियारी से काम लेना है। होशियारी मतलब यहाँ पर क्वांटिटी में गैप देखो कितना है, मोर देन 1 है ना। जब क्वांटिटी में गैप मोर देन 1 होगा तो बेटा याद रखना ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ये वाला। क्या मतलब? डेल्टा टी यू मीन्स चेंज इन टोटल यूटिलिटी। कितना चेंज है? 250 का चेंज है सर। डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में कितना चेंज है? 5 का है सर। कैंसिल कर भाई, 50 आ गया आंसर। 50 गिवन होगा क्वेश्चन। ठीक है जी? इस तरह से आपने एस्टिमेट करना है। अब मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं जिसके अंदर आपको एमयू गिवन है और आपको टीयू फाइंड आउट करना है। 10, 8, 6 गिवन है और आपको टीयू निकालना है। तो बेटा याद रखना फर्स्ट क्वांटिटी पर ये दोनों सेम हो जाते हैं, फर्स्ट क्वांटिटी पर। उसके बाद मैंने टीयू का फॉर्मूला क्या लिखा है? सम ऑफ एमयू। अब आपको टीयू सेकंड यूनिट पे निकालना है ना, तो दोनों एमयू प्लस कर दो। 8 प्लस 10 18। अब आपको टीयू थर्ड यूनिट पे निकालना है ना, तीनों एमयू को प्लस कर दो। तो 18 प्लस 6 24। तो टीयू निकालने के लिए आपने सिंपली एमयू को ऐड करना है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, वो क्या है? इन दोनों का रिलेशन क्या है? यहां पर भी 1 मार्कर क्वेश्चन बड़े आराम से पूछेगा। आप ध्यान से पॉइंट्स देखो बस।
देखो ये कर्व होता है टोटल यूटिलिटी, ठीक है जी, ये टोटल यूटिलिटी का एक मैक्सिमम पोर्शन है, ठीक है जी। ये है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी एमयू। ये दोनों की शेप्स हैं। टीयू एक इनवर्स जे शेप कर्व होता है, इनवर्स जे, और एमयू इज डिमिनिशिंग, यानी एक ये गिरता हुआ कर्व होता है, बड़ा गिरा हुआ कर्व है, ठीक है जी। अब इन तीनों में सिर्फ सिंपल से पॉइंट याद रखिए, देखिए टीयू राइजेस, एमयू फॉल। पॉइंट नंबर 1 कहाँ है सर? देख भाई ये रहा, ये टीयू बढ़ रहा है ना, हाँ सर, एमयू घट रहा है, एमयू घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इसकी वैल्यू अभी प्लस में ही है। पॉइंट नंबर 2 पर आ जाओ, टीयू रीचेस मैक्सिमम, हाँ जी सर पहुंच गया बेटा, एमयू भी रीचेस जीरो, एमयू भी गिरता गिरता जीरो पर पहुंच गया। फिर क्या हुआ सर? बेटा टीयू ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया और एमयू फॉल होते होते कहाँ चला गया? नेगेटिव। बस ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, ध्यान से अटेम्प्ट करना क्वेश्चन को, ठीक है जी। इसमें जो सेकंड वाला पॉइंट है, जब टीयू मैक्सिमम और एमयू जीरो होता है, दिस पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट ऑफ सेटेटी, ये नाम याद रखना। सेकंड पॉइंट को क्या कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, ध्यान से अटेम्प्ट करना। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे, भाई साहब ये मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश क्यों करती है? तो आप बोलना सीधा सा लॉ है, लॉ ऑफ डीएमयू, जो स्टेट करता है कि जितनी ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करोगे उतनी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होगी, बस और कोई बात नहीं। क्या कहता है लॉ ऑफ डीएमयू? एज क्वांटिटी राइजेस मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन आफ्टर एवरी सक्सेसिव यूनिट, बस। तो क्वांटिटी जितनी कंज्यूम करोगे, तो है प्रैक्टिकल चीज है, जितना खाओगे भाई उतना सेटिस्फैक्शन लेवल कम होगा ना, जितना ज्यादा खाओगे उतना सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता रहेगा? कम। बाप में से कोई एक दो कुछ अलग धरती के प्राणी हो जो ज्यादा खाकर जिसको भूख कम लगती हो, उसकी बात अलग है, उसके लिए ये लॉ नहीं है, ठीक है ना। अजम्पशन जरा यहाँ पर याद रखना, कहीं पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो अजम्पशन मतलब ये लॉ एप्लीकेबल होगा जब दो सिचुएशंस ये वाली पूरी होंगी, एक स्टैंडर्ड यूनिट और सेकंड कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन, बस ये पॉइंट याद रखना। ये दो अजम्पशन है लॉ को लेकर, ये दोनों चीजें होंगी तो लॉ एप्लीकेबल है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, जो आपका चैप्टर था, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम का स्टेट कब मिलता है? तो याद रखना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है वेयर कंज्यूमर गेट सेटिस्फैक्शन, नहीं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो जब आपका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम लेवल पर आता है, तो उस सिचुएशन को हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके लिए आपको 11th में दो केसेस पढ़ाए गए थे, वन कमोडिटी केस एंड टू कमोडिटी केस। बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता था, तो यहाँ पर आपको कोई डिफिकल्टी लेवल की कोई बात ही नहीं है। 1 और 2 के अंदर आप सिर्फ इनकी कंडीशंस याद रखो कि इक्विलिब्रियम स्टेट कब होती थी। तो वन कमोडिटी कहता है व्हेन MUX इज इक्वल्स टू PX, जब आप जिस कमोडिटी के लिए जितने प्राइस दे रहे हो, अगर उतनी ही आपको उससे यूटिलिटी मिलती है, तो याद रखना आप स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में हैं। और इसी को मैं ऐसे भी ड्राइव कर सकता हूं, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। सर ये MUM क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहते हैं भाई इसको। तो अगर MUX और PX का रेशियो MUM के इक्वल आ गया, तो भी इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यहां पर आपको सिंपल सी सिर्फ कंडीशंस याद रखनी है, और ये याद रखना है इक्विलिब्रियम कब होगा। टू कमोडिटी केस के लिए इक्विलिब्रियम की स्टेट है MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, यानी दोनों कमोडिटीज का यूटिलिटी और प्राइस का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो इक्विलिब्रियम है, और इक्वल नहीं है तो याद रखना है इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा। और इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो आपके सामने दो सिचुएशंस बन जाएंगी, या तो x की साइड ग्रेटर होगी या फिर y की साइड ग्रेटर होगी। अगर ग्रेटर है एक साइड, तो उसके अंदर आपको याद रखना है इक्विलिब्रियम नहीं है, और इक्विलिब्रियम नहीं है तो इसका मतलब अभी कंज्यूमर शांत नहीं हुआ है, क्योंकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो वो आपसे कहेगा फर्दर रिएक्शन बताओ क्या होगा।
ठीक है जी। तो अब चलते हैं हम थर्ड चैप्टर पे। लास्ट चैप्टर का हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया, मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया है। अगर x की साइड ग्रेटर होगी तो बिल्कुल सिंपल सा वो ऑप्शन टिक करना जिसमें कंज्यूमर x ज्यादा कंज्यूम करेगा। जिसकी तरफ ग्रेटर का साइन है वो उसको ज्यादा कंज्यूम करेगा, ये याद रख लो। y पर ग्रेटर का साइन है तो कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ y। तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लेना, लेस किसका और मोर किसका। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जल्दी से चल लेते हैं। तो बेटा डिमांड का मतलब होता है किसी भी कमोडिटी की कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीदना। ठीक है जी। क्यों खरीदना? क्योंकि आप उसको खरीदने में विलिंगनेस है और आपके पास कैपेबिलिटी, आपके पास परचेजिंग पावर भी है। तो एक कमोडिटी की पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीदना जो आप विलिंग एंड एबल टू बाय हैं एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड गिवन प्राइस। जो उसके प्राइसेस हैं और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में वो चीज बाय करना या बाय करना चाहता है, उसको कहते हैं डिमांड। तो एक कमोडिटी की पर्टिकुलर क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस एंड पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज डिमांड। एक चीज याद रख लो, डिमांड के लिए किसी कमोडिटी की स्पेसिफिक क्वांटिटी पता होनी चाहिए, आपकी विलिंगनेस भी हो और आप एबल टू बाय का मतलब समझ रहे हैं, आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए। हाँ, परचेजिंग पावर। तो आपके पास विलिंगनेस है लेकिन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो बेटा आप सिर्फ डिजायर में है, डिमांड में नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है जी। ठीक है सर। डिमांड के बाद आगे की तरफ चलो जल्दी जल्दी। तो सीधा सा रिलेशनशिप याद रखो किस किस में, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है हमें? लॉ ऑफ डिमांड बताता है इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। यहां पर लॉ ऑफ डिमांड लिखने से पहले एक छोटी सी लाइन में ये लिखा हुआ होगा, क्योंकि आपने तो अब लिखना नहीं है, आंसर तो लिखा हुआ ही होगा क्वेश्चन में। सिटरस पैरिबस, इसका मीनिंग समझ लो ये क्या है। लॉ इसके बिना अधूरा है। अगर लॉ में ये बात नहीं लिखी हुई तो याद रखना लॉ इनकम्प्लीट है। कि इनमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये चीज लिखी होनी चाहिए सेटेरस पैरिबस। क्या मतलब होता है सर सेटेरस पैरिबस का? अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर मतलब भाई साहब डिमांड को, आपकी जो डिमांड है उसको इफेक्ट करने में बहुत सारे फैक्टर्स का रोल होता है। सर कैसे कैसे फैक्टर्स होते हैं? भाई सबसे पहले तो आपका प्राइस ही होता है। जितना प्राइस बढ़ता है आपकी विलिंगनेस टू बाय कम हो जाती है। अगर प्राइस कम होता है आपके अंदर एक अलग ही चाहत होती है खरीदने की। होता है ना? ये प्राइस है। यहाँ पर ये जो अदर फैक्टर्स की बात कर रहा है इसकी बात नहीं हो रही। ये तो एक जनरल बात है। अदर फैक्टर्स का मतलब कौन कौन से फैक्टर है वो अब मैं आपको लिस्ट बना के बताता हूँ। अदर फैक्टर में सबसे पहले फैक्टर आता है रिलेटेड गुड्स। और रिलेटेड गुड्स में आपके पास दो कैटेगरीज होती हैं, आपको याद आ जाएगा अभी। सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट याद रहेगा आपको, एक्स वाई दो ऐसी गुड है जो एक दूसरे को क्या कर देती हैं? रिप्लेस कर देती हैं। चाय कॉफी बड़ा थका हुआ पुराना एग्जाम्पल है। पेन पेंसिल, शर्ट टी शर्ट, ये सब एग्जाम्पल्स है सब्स्टिट्यूट के। ठीक है ना? तो सब्स्टिट्यूट गुड रिलेटेड गुड्स का पार्ट है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स से भी हमारी डिमांड इफेक्ट होती है। सर कैसे होती है? बेटा याद रखो, अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड जैसे कि टी, अगर इसके प्राइस बढ़ेंगे तो याद रखना ये अपनी दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड यानी कॉफी की डिमांड को इंक्रीज कर देगा। क्या बोला मैंने? अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड है टी, उसके प्राइस बढ़ते हैं तो इससे दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड जो कि कॉफी है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कॉफी की डिमांड को इफेक्ट करने में टी के प्राइस का भी हाथ है। हाँ, ऐसी शर्ट और टी शर्ट है, ऐसी पेन और पेंसिल है। तो याद रखो ये बात कि अगर दो गुड एक्स और वाई हैं और उनके प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो ये दोनों गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूट होंगी।
बस इस तरह याद रख लो। ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का। ये कौन सी होती है सर? ये वो गुड्स होती हैं जो साइमल्टेनियसली यूज होती हैं, यानी एक साथ यूज होती हैं, एक दूसरे के बिना यूज नहीं हो पाएंगी। बहुत आपने एग्जांपल सुना होगा, कार पेट्रोल। तो कार पेट्रोल लिख लो, कोई ऐसी बात नहीं है। बल्ब होल्डर लिख लो, मोबाइल चार्जर लिख लो। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, दोनों अलग अलग गुड्स है ना, लेकिन साथ में यूज होती हैं। हाँ, अब यहाँ पर भी मैंने आपको कहा, चलो बल्ब होल्डर या मोबाइल चार्जर का एग्जांपल ले लो, तो अगर मोबाइल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोग चार्जर की डिमांड कम करेंगे। क्यों सर? क्योंकि बेटा जब मोबाइल के प्राइस बढ़ने लगेंगे तो लोग मोबाइल कम खरीदेंगे ना, और जब मोबाइल ही नहीं खरीदेंगे तो बेटा चार्जर लगाएंगे कहाँ? समझने वाली बात। जब मोबाइल ही नहीं बिकेगा ज्यादा तो चार्जर क्यों बिकेंगे? ठीक है जी, तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। मोबाइल भी खूब बिकेंगे तो चार्जर भी बिकने लगेंगे। तो मोबाइल के प्राइस बढ़ने से चार्जर की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशन हो गया। तो यहाँ पर कैसा रिलेशन मिला? एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम हो गई, तो उसका मतलब ये दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। याद रखना, अगर कोई दो गुड एक्स और वाई आपस में इनवर्सली रिलेटेड है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगी। अदर फैक्टर में जो तीसरा फैक्टर आता है वो है एक कंज्यूमर की इनकम। और इनकम मतलब सीधा सा आपका पैसा, आपकी सैलरी, आपकी इनकम जो भी आप कमाते हो वो। और ये चीज याद रखो कि कंज्यूमर अपनी इनकम को दो टाइप की गुड पर स्पेंड करता है। कौन कौन सी दो गुड्स हैं? यहाँ पर दो नाम और आ गए, नॉर्मल इंफीरियर। तो ध्यान से पढ़ते हुए चलो, नॉर्मल इंफीरियर किसका पार्ट है? ये हमारे इनकम वाले फैक्टर का पार्ट है। नॉर्मल गुड्स मतलब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो जितनी तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो खुद सोच के बताओ, तुम अच्छी गुड्स ज्यादा खरीदोगे कम? ज्यादा खरीदेंगे। और अगर इनकम कम हो गई तो सर कम खरीद पाएंगे। इनकम ही नहीं होगी तो कैसे खरीदें? कम खरीदेंगे। इंफीरियर मतलब पुअर क्वालिटी, इंफीरियर मतलब बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इंफीरियर गुड्स घटिया होती हैं, थोड़ी सी है, थोड़ी नहीं ज्यादा ही होती है। तो अगर तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो तुम इनकी डिमांड नहीं करोगे ना। हाँ, कब करोगे? जब इनकम नहीं होगी तो सर मजबूरन खरीदना पड़ता है। इंफीरियर क्वालिटी के कपड़े, इंफीरियर क्वालिटी का सामान हमें लेना पड़ जाता है जब हमारी इनकम कम होती है। तो यहाँ पर और इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशन? डायरेक्ट। यहाँ पर इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशन? इनवर्स। एग्जाम्पल ले लो भाई, फुल क्रीम मिल्क आता है, पेस्चराइज्ड मिल्क, फुल क्रीम नॉर्मल है, और दूसरा भी मिल्क आता है लेकिन वो क्वालिटी में थोड़ा हल्का है, उसको हम बोलते हैं टोन्ड मिल्क। ऐसे आप हर कैटेगरी ऑफ गुड्स में देख सकते हो, उसके अंदर थोड़ी सी क्वालिटी वाइज अच्छी क्वालिटी का सामान है और थोड़ा लो क्वालिटी का सामान। तो ये हमारा एक अदर फैक्टर था। एक और मैं अदर फैक्टर की तरफ आपको लेके चलता हूँ, उसको हम बोलते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में याद रखो, प्राइस की कोई बात नहीं हो रही है, आपके टेस्ट की बात हो रही है। तो अगर आपका टेस्ट उसके फेवर में है, आपको पसंद है वो चीज, आपका फेवरेबल टेस्ट है, तो पूछने वाली बात ही नहीं है, डिमांड ज्यादा होगी ना। भैया फिर बुरा मत मानना चाहे एग्जाम्पल में टोबैको लिखना पड़े। हाँ, हार्मफुल गुड ही क्यों ना हो, अगर आपको पसंद है और खाने के शौकीन हैं, मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया, आपने कई बार ऐड देख लिया और आप सोच रहे हैं रजनीगंधा खा के आपके भी पैरों में दुनिया आ जाएगी, और आपका टेस्ट उसके फेवर में, तो याद रखना उसकी डिमांड आप हाई करोगे। और सीधी सी बात है भाई, जिसको पसंद ही नहीं है टेस्ट, हमें ना रजनीगंधा पसंद, ना दुनिया को पैरों में लाने का पसंद, तो मेरी उसकी डिमांड क्या होगी? लो। तो ध्यान रखो इन चीजों को, जो हमारे टेस्ट और प्रेफरेंसेस पर होते हैं। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट पर मैं आपको लेके चलता हूँ, साइज ऑफ द कंज्यूमर। ये हमारा एक और फैक्टर है जिससे डिमांड इफेक्ट होती है। साइज ऑफ द कंज्यूमर में बड़ी सीधी सी बात है यार, जितना कंज्यूमर का साइज बढ़ेगा, यानी जितने लोग ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली उतनी डिमांड ज्यादा होगी। और जितना कंज्यूमर का साइज कम होगा, उतनी डिमांड कम होगी। ठीक है जी। तो कोविड, ड्यूरिंग कोविड आपको याद होगा, बहुत सारी सडन डेथ्स हो रही थी, कोविड की वजह से डेथ्स हो रही थी। तो कंट्री की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन रिड्यूस हुई ना? हाँ जी सर हुई। डिमांड भी तो मार्केट में कम हो गई थी, लोग सामान कम खरीद रहे थे ना। कोविड था वो तो एक रीजन था, लेकिन जब लोग ही कम हो गए तो उन लोगों की नीड्स भी तो खत्म हो गई ना। तो उन लोगों का जो जो डिमांड का पार्ट था वो भी खत्म हो गया, उसकी वजह से भी डिमांड कम हो गई।
तो ये फैक्टर्स हैं। कौन से फैक्टर कहते हैं भाई इसको हम? अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर किस किसको बोला? मैंने आपसे बोला सारे फैक्टर ले लो, क्या मत लेना? प्राइस मत लेना। तो इसको हम कहते हैं सेटेरस पैरिबस, और लॉ ऑफ डिमांड में इसको हम सारे फैक्टर को क्या करके चलते हैं? कांस्टेंट करके चलते हैं। ठीक है जी। अब वो आपसे पूछ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है, एक्सेप्शंस बताओ लॉ ऑफ डिमांड के। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या मतलब सर? कि कुछ ऐसे सिचुएशन, कुछ ऐसे केसेस बताओ जिसमें लॉ ऑफ डिमांड ब्रेक हो जाए। सर बहुत सारे केसेस है लॉ ऑफ डिमांड ब्रेक हो जाए। अभी आपने पीछे टेस्ट बताया, तो अगर कोई इंसान हैबिचुअल है किसी चीज का, कोई इंसान क्या है? हैबिचुअल है किसी कमोडिटी का, तो कितनी भी कीमत बढ़ जाए, डिमांड कम करने को तैयार ही नहीं है। कह रहा है मर जाऊंगा लेकिन खाऊंगा जरूर, मर जाऊंगा लेकिन पीऊंगा जरूर। तो हैबिचुअल केस के अंदर ये होता है। और कौन सा केस है सर जिसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एक एप्लीकेबल नहीं होगा? तो बेटा दूसरा पॉइंट लिख लो। दूसरे पॉइंट को हम बोलते हैं स्टेटस गुड। कौन से गुड? स्टेटस गुड। तो स्टेटस गुड के अंदर सर एप्पल का फोन चाहिए, और सर अरमानी की जीन्स चाहिए, और नाइकी के शूज चाहिए। ये सब स्टेटस की तो बात है, यानी बेसिकली ब्रांड की बात हो गई, यानी महंगी चीजों की बात हो गई। अब आप मुझे बता दो कौन सी स्टेटस गुड ऐसी है जिसकी कीमत बढ़ने पे लोग कम खरीदते हो? वो स्टेटस गुड खरीदते ही इसीलिए हैं क्योंकि उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। तो इनके प्राइस बढ़ने पर और ज्यादा खरीदा जाता है, कम नहीं खरीदा जाता। तभी तो स्टेटस मेंटेन होगा। तभी तो आपको बार बार अपनी जीन्स ऊपर करके दिखाया जाएगा कि मैं कौन से शूज पहना हूं, जिससे आपको स्टेटस जज होगा। तो स्टेटस गुड के केस के अंदर भी लॉ ऑफ डिमांड ब्रेक हो जाता है। एक और केस है जिसको हम कहते हैं गिफन गुड्स। तो अगर मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बताऊं, तो ये आप फिफ्थ टाइप ऑफ गुड पढ़ रहे हो इसमें। सबसे पहले आपने पढ़ा सब्स्टिट्यूट, फिर आपने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री, फिर आपने पढ़ा नॉर्मल गुड, फिर आपने पढ़ा इंफीरियर गुड, और अब आपने जो एक नया नाम सुना है उसका नाम है गिफन गुड। ज्यादा डिटेल में जाने का बेटा टाइम नहीं है, सिर्फ इतनी बात याद रखो, गिफन गुड लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन होती है। रीजन मैं आपको बता देता हूं क्यों होती है। क्योंकि गिफन गुड की डेफिनेशन कहती है गिफन गुड्स की डिमांड राइज होती है ड्यू टू राइज इन प्राइस। गिफन गुड की डिमांड क्या होती है? राइज ड्यू टू राइज इन प्राइस। तो इतना याद रखना अभी काफी है। एक और पॉइंट मैं अगर आपको बता दूं, तो इसके अंदर आप वेबलिन गुड्स भी ले सकते हो। वेबलिन गुड्स बेसिकली स्टेटस गुड के अंदर ही आती है, तो आप इसको यहाँ पर ऊपर भी लिख लो। वेबलिन गुड्स ये सब भी वही गुड्स होती हैं, प्रीशियस गुड्स होती हैं, स्टेटस सिंबल गुड्स होती हैं, महंगी चीजें होती हैं जिनके प्राइसेस बढ़ने पर लोग इनको ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है जी, वो एग्जाम्पल ऊपर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वेबलिन गुड्स आ गई। ठीक है जी। तो ये आपके लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस हो गई। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर चलता हूँ, डिमांड के। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। डिमांड कर्व में मूवमेंट और डिमांड कर्व में शिफ्ट। बहुत जल्दी से इसको टॉपिक को समझ लो कि डिमांड कर्व में मूवमेंट कब होती है और डिमांड कर्व में शिफ्ट्स कब होते हैं। तो बेटा याद रखना, मूवमेंट जब होती है डिमांड कर्व में, उसका रीजन सिर्फ एक है, ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइसेस। यानी जब भी कभी डिमांड में कोई भी वेरिएशंस आपको नजर आए, डिमांड बढ़े, डिमांड कम हो, और उसमें वेरिएशंस का रीजन कौन हो? उस कमोडिटी के अपने प्राइसेस हो। सर एग्जांपल दे दो। लो भाई एग्जांपल ले लो। ब्रेड की डिमांड बढ़ गई, बिल्कुल सीधा सा रीजन है, क्योंकि ब्रेड के प्राइस कम हो गए। तो यहाँ पर ब्रेड की डिमांड बढ़ने का रीजन कौन है? ब्रेड के अपने प्राइसेस है। तो इसको कहा जाएगा मूवमेंट। ठीक है सर। तो शिफ्ट क्यों होता है? शिफ्ट होता है जब डिमांड में चेंजेस आएंगे ड्यू टू चेंज इन, जो मैंने आपको अभी पीछे समझाया, अदर फैक्टर्स। किसकी वजह से आएंगे? अदर फैक्टर्स। और अदर फैक्टर में आपको याद होगा, अभी मैंने आपको बहुत सारे फैक्टर्स बताए थे। तो याद रखना, अगर डिमांड में चेंज हुआ इनकम से, डिमांड में चेंज हुआ सब्सटीट्यूट गुड से, डिमांड में चेंज हुआ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से, साइज ऑफ द कंज्यूमर से, एक्स वाई जेड जितने भी फैक्टर है, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट प्राइस ऑफ अ गुड। प्राइस ऑफ द गुड, इसको छोड़ दो बस। इसको छोड़कर किसी भी फैक्टर ने अगर मेरी डिमांड को इफेक्ट करा, तो याद रखना डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। अगेन मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूं, ब्रेड का। मैंने आपसे कहा बेटा ब्रेड की डिमांड बढ़ा दी, सब ठीक तो है, आटा ब्रेड लिख देता हूं यहाँ पे।
आटे ब्रेड की डिमांड बढ़ा दी, सब ठीक तो है, तो आपने कहा हाँ सर दरअसल मेरी सैलरी बढ़ गई तो मैंने सोचा अब मैदे वाली ब्रेड छोड़कर मैं आटा ब्रेड खाने लगूं, तो इनकम बढ़ी, तो आपने एक अच्छी गुड की डिमांड बढ़ा दी। तो यहाँ पर ये ब्रेड की जो डिमांड बढ़ी वो किसके कारण बढ़ी? ड्यू टू राइज इन इनकम, तो इसको कहा जाएगा शिफ्ट। मूवमेंट में मैं आपको कर्व बना के दिखाता हूँ। आपको याद होगा डिमांड कर्व वैसे ही बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये मैं ये 2 पॉइंट्स लगा रहा हूँ। अगर एक एरो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है ऑन द सेम कर्व, इसको मूवमेंट में क्या कहते हैं? एक्सपेंशन। हो सकता है डायग्राम बना हुआ है, आप ध्यान से देख लेना। एरो अगर नीचे करेगा तो एक्सपेंशन, और एरो अगर रिवर्स ऊपर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब सर डिमांड बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सर डिमांड कम होना। अच्छा सर, शिफ्ट की बात करें तो ये आपकी डिमांड कर्व है, तो शिफ्ट के केस में कर्व चेंज हो जाता है, और चेंज होकर या तो वो राइट चला जाता है या वो लेफ्ट चला जाता है। इन दिस केस प्राइस रिमेन कांस्टेंट। प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं होगा, या लिख दिया आपने कि प्राइस में चेंज नहीं होगा, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो या तो आपका डिमांड कर्व कहां जाने वाला है? राइट वर्ड जाने वाला है। और राइट वर्ड जाने का मतलब क्या हो रहा है? कि डिमांड इंक्रीज हो रही है। या फिर आपका कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? सर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का मतलब आपकी डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो याद रखो, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़कर बताओ। जैसे उसने आपसे बोला बेटा अनफेवरेबल टेस्ट का बताओ कर्व कैसे बनेगा, तो बेटा अनफेवरेबल टेस्ट का मतलब क्या हुआ? कि मेरा टेस्ट फेवर में नहीं है, तो मैं डिमांड क्या करूंगा? कम। और डिमांड कम करने से डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑप्शंस में ध्यान से पढ़ देना, लेफ्ट वर्ड पे टिक कर देना। किसी रीजन से डिमांड बढ़ जाए तो राइट वर्ड पे टिक कर देना। तो डिमांड वाला पार्ट हमारा हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूं इलास्टिसिटी वाले पार्ट पे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज डिनोटेड बाय ईडी, और ईडी के नीचे एक नेगेटिव साइन इंडिकेशन के लिए होता है। क्या काम करता है सर? ये बता रहा है कि प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है जी, हाँ सर याद रख लेंगे। और बताएं सर आगे? आगे बेटा याद रखना छोटी सी चीज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की टोटल 5 डिग्रीज होती हैं। आपको याद होगा, इनफाइनाइट, 0, 1, मोर देन 1 और लेस देन 1। ये 5 डिग्रीज होती हैं किसकी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ये 5 डिग्रीज होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? यूनिटरी इलास्टिक, और परफेक्टली इन इलास्टिक, और इंफिनिटी को परफेक्टली इलास्टिक, और इसको मोर देन 1 को ओनली इलास्टिक, और लेस देन 1 को हम क्या बोलते हैं? ओनली इन इलास्टिक। तो ये 5 नाम है, आप याद रखो, कोई डेफिनेशन ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनकी शेप्स याद रखना। इन्फिनिटी कर्व हॉरिजॉन्टल होता है, जीरो कर्व वर्टिकल बनता है, यूनिटरी इलास्टिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, हाईली इलास्टिक कर्व मोर फ्लैटर होता है, और इन इलास्टिक कर्व मोर स्टीपर होता है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फ्लैटर एंड स्टीपर। तो ये इनकी शेप्स होती है। इसके बाद अगर मैं आगे लेके चलूँ आपको, तो सीधा सा क्वेश्चन है कि भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालते हैं? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के आप 3 मेथड्स पढ़ते हैं। 3 मेथड में सबसे पहला मेथड है टोटल आउटले मेथड, जिसको हम एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं, और 11th क्लास में आपने ये पढ़ा नहीं था क्योंकि डिलीट हो गया था। सेकंड मेथड आपने पढ़ा था परसेंटेज, ये आपने 11th में भी पढ़ा था। और थर्ड मेथड आपने पढ़ा था पॉइंट, ये भी आपको 11th क्लास में डिलीटेड पोर्शन में डाल दिया गया। तो 3 मेथड में से 2 आपके डिलीटेड है, तो दोनों को ध्यान से समझ लो। आउटले मेथड बड़ा सिंपल है। किसने दिया था? ये भी एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी थ्योरी एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, बहुत सारी दी थी, इसका मतलब ध्यान से जो टॉपिक बताया। लॉ ऑफ डिमांड भी एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ठीक है जी, थोड़ा बहुत याद रखो। आप आउटले मेथड में कुछ ना करो, पी क्यू, एक्सपेंडिचर और ईडी, ये कॉलम्स बना लो। न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है, ध्यान रखना। अब मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ, एक दो, और आप समझ जाओगे। मैंने आपसे कहा बेटा अज्यूम कर ले प्राइस 2 से 3 हो गए। आपने कहा ठीक है जी। और अज्यूम कर ले बेटा क्वांटिटी 3 से 2 हो गई, यानी प्राइस राइज हुआ और क्वांटिटी फॉल, जो कि रिलेशन होता है।
तो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है जी, P इंटू क्यू। तो आपने मल्टीप्लाई करा होगा 3 टू ज़ा 6, 3 टू ज़ा 6। हाँ सर 6 आ गया। तो अब ये याद रखो, अगर एक्सपेंडिचर की वैल्यू सेम है तो इलास्टिसिटी 1 होगी। बस ये बात याद रखो। क्या? व्हेन एक्सपेंडिचर इज सेम ईडी इज इक्वल टू 1। एक और केस बता देते हैं। प्राइस मान के चलते हैं 2 से 3 हुआ है, लेकिन क्वांटिटी अज्यूम कर लेते हैं 3 से 1 हुई है। ठीक है सर। अब इस केस के अंदर जरा इलास्टिसिटी निकाल के देखते हैं क्या आएगी। तो इस केस में इलास्टिसिटी हमने निकाली, मल्टीप्लाई करा पहले 3 टू ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो सर अब तो कांस्टेंट नहीं आ रहा, अब आंसर कैसे लिखूंगा? तो बेटा अब आंसर लिखने के लिए दो चीजों पर फोकस करो, टोटल एक्सपेंडिचर पर और प्राइस पर। प्राइस क्या हो रहे हैं जी? सर प्राइस हो रहे हैं राइज। और बेटा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? सर टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है फॉल। कैसा रिलेशन बन रहा है सर? इनवर्स रिलेशन। तो बेटा अब याद रख लो कि अगर पी और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशन बना तो यहां पर तुम अपना आंसर लिखोगे ग्रेटर देन 1, यानी ईडी हाईली इलास्टिक होगी अगर इन दोनों में रिलेशन कैसा हुआ, मोर देन 1। ठीक है भाई साहब। और अगर तीसरा केस बनाते हैं तो वो क्या बनेगा कि टीई और पी में डायरेक्ट रिलेशनशिप, दोनों राइज हो जाएंगे या दोनों फॉल। तो इस केस में अगर इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ तो आंसर विल बी ईडी लेस देन 1। तो ये तीन आंसर्स आपको मिल जाएंगे आउटले मेथड से, और आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इक्वल 1 कब आता है? जब एक्सपेंडिचर की वैल्यू सेम होगी। ग्रेटर देन 1 जब इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होगा। और लेस देन 1 जब इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होगा। यह क्वेश्चन थोड़ा घुमाता है, आप थोड़ा ध्यान से लिख कर अटेम्प्ट करना ध्यान से। परसेंटेज मेथड की बात करूं तो न्यूमेरिकल आने के चांसेस, कोई बड़ा न्यूमेरिकल आने के चांसेस तो नहीं है। इसका फॉर्मूला था चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी और प्राइस किस में होने चाहिए भैया? परसेंटेज में। दोनों की वैल्यू पुट कर देना, न्यूमरेटर में क्वांटिटी, डिनोमिनेटर में प्राइस, आंसर निकाल कर बता देना। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर ईडी गिवन है 0.5, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको दे दिया उसने कि 10% कीमतें बढ़ गई हैं, कहेगा बताओ क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा। तो भैया 0.5 इज इक्वल्स टू x अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 5% चेंज आ गया क्वांटिटी में। ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है जी। इसी का जो एक सेकंड पार्ट है जिसके अंदर न्यूमेरिकल का दूसरा फॉर्मूला बनाया जाता है, वो इसी फॉर्मूले से बना है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला भी यूज होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आपको याद होगा 11th में आपने पढ़ा था। एक दो न्यूमेरिकल यहाँ पर आपने प्रैक्टिस करनी। तीसरा मैं आपको बताता हूं पॉइंट मेथड के बारे में। इससे कैसे निकालेंगे हम? तो पॉइंट मेथड का फॉर्मूला है ई डी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ये फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये इस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको निकालने के लिए बोलेगा। ये आपका एक डिमांड कर्व बना हुआ है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। सपोज इस वाले पॉइंट पर आपसे बोल रहा है बताओ भैया बी पर इलास्टिसिटी कितनी होगी। यहाँ ए है, यहाँ पर ई है। कह रहा है बताओ ई बी पर इलास्टिसिटी। अब आप सोच रहे हो यार कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो दे नहीं रखी, मैं फॉर्मूला कैसे लगाऊं? तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, लोअर अपॉन अपर। तो लोअर अपॉन अपर, लोअर पार्ट हो गया बीई और अपर पार्ट हो गया बी ए। चलो सर ये भी पुट कर दिया, आंसर तो अब भी नहीं निकलेगा। आंसर एग्जैक्टली नहीं निकलेगा, बस आपने डिग्री बतानी है इलास्टिसिटी की कौन सी होगी। तो सर डिग्री कैसे पता चलेगी? भैया न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो बेसिक मैथ्स तो सभी जानते हो, 4/2 लिखूंगा तो ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले से बड़ा है, आंसर आएगा 2। तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो आंसर 1 से बड़ा आएगा। तो आपको पता चल गया बी पर इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगी। इस तरह से आपसे वो आपसे कह सकता है चलो बेटा सी पर भी बताओ इलास्टिसिटी कितनी होगी। तो आपने कहा अच्छा सी के लिए भी ये फॉर्मूला लगाऊंगा। तो सी का लोअर सेगमेंट सीई है, नीचे वाला पार्ट पूरा, और ऊपर वाला पार्ट है सी ए। और आपने देखा यार सीई और सी ए दोनों ही सेम है, यानी जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा तो आंसर कितना निकलता है? 1। तो उसका मतलब मिड पॉइंट पर ईडी की वैल्यू 1 होगी। ठीक है जी।
अगर मैं C से यहाँ पर D ले आता, तो यहाँ पर ED की वैल्यू 1 से कम आती, E पर ले आता तो आंसर 0 आता और A पर ले जाता तो आंसर इनफाइनाइट आता। इस तरह से पाँचों वैल्यूज़ आपकी एक डिमांड कर्व पर निकल सकती हैं। तो आप ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कौन से पॉइंट पर बोल रहा है, हो सकता है इलास्टिसिटी निकालनी भी ना पड़े, आपको डायग्राम से ही याद हो जाए कि ये वाला इन्फिनिटी है, ये वाला मोर देन 1 है, ये इक्वल है, ये लेस देन है और ये 0 है। ठीक है जी? तो यहाँ पर आकर ये पूरा रिवीजन आपका हो जाता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना पार्ट था वो सब कवर कर दिया है आपका। ठीक है जी? बस आप अच्छे से इसको एक बार रिवाइज़ करिएगा। ज़्यादा चांसेस नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन माइक्रो में से आएँगे, लेकिन अगर फिर भी 4 टू 5 क्वेश्चंस भी अगर माइक्रो के आ जाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है जी? चलिए, थैंक यू।